हेलो। आज की कहानी शहर की दीवारें। इसे यूके कुमारन ने लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। शहर के शोर शराबे से दूर गांव जैसी लगने वाली एक खुली जगह रहने के लिए मिली तो मुझे लगा कि पत्नी को खुशी होगी। अच्छी हवा है, अच्छी रोशनी है, शहर की गंदगियां इधर नहीं बह आएंगी, गाड़ियों की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ेगी। तब भी पत्नी की बातों से पता चला कि पत्नी फ्लैट जीवन के से दूसरे ही दिन उब गई है। कई दिनों की खोज के बाद ही शहर में सोने की एक जगह ढूंढ पाया था। शहर में एक घर मिलना कितना मुश्किल है, मिल भी जाए तो भारी किराया देना पड़ेगा। शहर में पारिवारिक जीवन असंभव है। यूं सोचने वाले 2-3 घंटों के यात्रा के बाद शहर पहुंचते हैं। इन आवर्तनों में पढ़कर अपने परिवार का प्यार और जीवन की आर्द्रता नष्ट होती है, किंतु शोर शराबे के बीच खोने वाली चीज़ों के बारे में वे सोच नहीं सकते। जिंदगी नष्ट होती जा रही है, ऐसे विचार मन को मसोसने लगे थे। शहर में एक घर ढूंढ पाने का आशय तभी मन में उत्पन्न हुआ था। दुरूह भोज था, किंतु पैरों तले बहने वाले जीवन के बारे में सोचा तो लगा कि ऐसा करना अनिवार्य है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, हमारे लिए एक ही जीवन है न, उसे जल्दबाजी से जीकर छोड़ देने में क्या मज़ा है। मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें एक सपना पूरा देखने की सुविधा मिले। शहर में जीना शुरू करें तो माह के अंत में ही अपने पास कुछ नहीं होगा। सारे खर्च होते ही मन शून्य हो जाएगा, तब भी एक खुशी शेष रहेगी। आराम से सो सकता हूँ ना। तसल्ली के लिए मैं इन शब्दों का सहारा लेता हूँ। मेरे कई सहयोगियों को यह भी नसीब नहीं। मैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मीठी नींद सोता हूँ। मुझे एक पारिवारिक जीवन मिला है। शाम को मैं सप्तनिक टहलता हूँ। महीने के आरंभिक दिनों में हम होटल जाकर कॉफ़ी और डोसा खाते हैं। छुट्टियों में हम सिनेमा देखने जाते हैं। महीने के आखिरी दिनों में हम अगले महीनों के बारे में स्वप्न देखते हैं। मेरे दफ्तर में सिर्फ मुझे एक लयात्मक जीवन मिला है। इस बात पर सोचकर मैं मन ही मन खुश होता हूँ। तब भी पत्नी कहती है कि फ्लैट जीवन से वह ऊब गई है। उसके कारण एकदम अजीब है। इधर रहने वालों को इंसान से लगाव है ही नहीं। हम उन्हें एक हंसी देते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग हंसेंगे नहीं। फ्लैट के बगल वाले कमरे से या सीढ़ियाँ उतर कर आते समय आमने सामने आदमियों को मित्रता का गुलदस्ता देती हूँ, किंतु बदले में ऐसा कुछ देना उसको नहीं आता। किसी के मकान की खुली खिड़कियों से देखकर मृदु मुस्कान देते समय उनके बीच से हल्की उंगलियां आएंगी। एकाएक वे खिड़कियां बंद हो जाएंगी। बंद होने की आवाज़ भले ही हल्की है, तथापि उस समय वह बिजली की कड़क सी प्रतीत होती है। दोपहर के वक्त बातें करने के लिए किसी को मिलना सुखदायक है। मैं भी पत्नी की मदद नहीं कर सका था। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, फिर रात को 8:30 बजे वापस आता हूँ। दफ्तर के समय के बाद भी मैं काफ़ी समय तक काम करता हूँ, इसलिए ही मैं शहर में घर बना पाया हूँ। इसके बारे में विस्तार से कहने पर भी वह कुछ समझ नहीं पाई है। रात को वह शिकायत करती है, इस गुफा में पड़कर मैं मर जाऊंगी। लगता है कि पूरे दिन मैं कब्रिस्तान में पड़ी रहती हूँ। 10 बजे मोची आकर पुकारेगा और 11 बजे को कागज बेचने वाला आकर पूछेगा। उसके बाद यह एक कब्रिस्तान है। उसकी शिकायतें मेरी नींद को छीन ले रही थी। चुपके से हाँ कहकर मैं उसे सुन रहा था, उसको तसल्ली देने के लिए। तब वही एकमात्र चारा था। उस दिन सुबह 54 नंबर के कमरे की स्त्री ने उसकी मुस्कान को नामंजूर कर दिया था। खेद के साथ उसने वह बात दोहराई। वह रोज़ सुबह मुर्गे के बांग देने के पहले 54 नंबर के कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। हमें लगता था कि नींद से चौंक उठकर वह बच्चा रोता था, क्योंकि बड़े सवेरे की सर्दी में वह रुदन अकस्मात और ज़ोर से फूट पड़ा था। फ्लैटों में मीठी सी नींद सोने वाले भी वह आवाज़ सुनकर दुखी हुए होंगे। रोज़ एक ही समय, एक ही ताल में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनने पर मैंने पत्नी से यूं ही पूछा, बच्चे को क्या हुआ है? नींद न आने का समय था, फिर भी उसने कहा, उस बच्चे को प्रेत का तमाचा मिला है, इसलिए वह रोता है। बच्चे को मारकर जगाने वाली प्रेत मेरी या उसकी तलाश में नहीं आया है। इस तसल्ली के साथ मैंने सोने की कोशिश की। फिर हमने बच्चे के बारे में बातें की। पत्नी कहती है,
मैंने 54 नंबर वाले कमरे की स्त्री से पूछा कि तुम्हारा बच्चा क्यों रोज रोज रो पड़ता है। तो क्या कहा? मेरा सवाल सुनते ही उसने मुझे घूर कर देखा, मानो मुझे मार डालने वाली हो। फिर कहा, कोशिश करूंगी कि बच्चे की आवाज़ आगे बाहर सुनाई न दे। रोते समय खिड़की और दरवाज़ा बंद कर दूंगी। तब भी आवाज़ बाहर गई तो बच्चे के गले में कपड़ा ठूंस दूंगी, ठीक है? हाँ, बढ़िया उत्तर है। फिर क्या हुआ? मगर मैं उधर खड़ी होती तो रो पड़ती। उसके पहले ही कमरे में घुसने की कोशिश की। ऐसा करने से पहले फ्लैट में घुसकर उस पत्नी ने कमरा बंद कर लिया। उस स्त्री ने कमरा बंद कर लिया। फिर मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि वह उस बच्चे के पीट रही है। बता रही थी, रोते रहे, गला टूटे जब तक रोते रहे, तब रात को नहीं रोएगा। फिर वह स्त्री भी बच्चे के साथ रोने लगी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। भीतर घुसकर मैं भी जी भरकर रोई। मैंने बताया था ना, इधर प्रेत का उपद्रव है। अलबत्ता है, यह एक कब्रिस्तान है। मैंने उसे धीरे धीरे नींद की ओर ले जाना चाहा। सोचा कि परेशान करने वाली चिंताओं से छुटकारा दूं। लोरी की लय में उसके कानों में फुसफुसाता रहा, अरे यही शहर है, इधर इंसानी रिश्ते नहीं हैं। हर एक आदमी अपने संसार में रहता है। इधर प्यार और मैत्री एक पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। इन सबसे मुक्त एक दुनिया के बारे में सोचकर सो जाना। वह नींद की सीढ़ियां चढ़ सी रही थी। मैंने उसका हल्का कंपन सुना। अब वह प्रेतों के संसार में नहीं होगी। शहर के वनों में हल्का पीला रंग हल्की पलकों के सामने भर रही होंगी। अगले दिन की छुट्टी मनाने के लिए हम बाहर निकले थे। पहले तय नहीं किया था कि किस ओर जाना है। शहर के शोर शराबे से मुक्त किसी कोने में। आज पूर्णिमा का दिन है, हम सागर तक जा सकते हैं, उसने कहा। कॉलोनी का कंपाउंड पार कर अगली सड़क पर पहुंचे थे, तब देखा कि सामने वाले रास्ते पर दो परिचित आदमी आ रहे हैं। उनके साथ 3 साल का एक लड़का भी है। उसने धीमे स्वर में कहा, वे 49 नंबर के फ्लैट के आदमी हैं। जब वे नज़दीक पहुंचे तो हमने मुस्कुराने की कोशिश की, किंतु उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वह बच्चा मुस्कुराया। उसने पूछा, अंकल किधर जा रहे हैं? अचानक साथ वाली स्त्री ने उस लड़की को अपनी ओर घसीट लिया और वह जल्दबाजी से आगे बढ़ी। हम परस्पर देखते रहे। यह क्या बात है? देखो, मैंने पहले ही यह बात कही थी, इधर के सारे लोग प्रेत बाधा के शिकार हैं। उस स्त्री को डर है कि हम उस लड़के को मार डालेंगे। कोई बात नहीं, यह भी शहर की आम प्रवृत्ति है। पत्नी को ढांढस देने के लिए मैंने भरसक कोशिश की, किंतु वह प्रयास विफल हो रहा था। उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। हम शहर पहुंचे तो पुनः सोचने लगे कि किधर जाना है, समुद्र तट या भीड़ की ओर। हम सिनेमा देखने जाएंगे, इस उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। शोर शराबे वाली सड़कों से होकर एक लड़के के समान मुझे उधर पहुंचना है, या तो समुद्र तट या भीड़ की ओर। हम सिनेमा जाएंगे। उसके हाथ पकड़कर सड़क से चलते समय वह वाचाल थी। वह एक अद्भुत अनुभव था। थिएटर के समीप पहुंचने के बाद ही हम छुट्टी के बोझ के बारे में सोचने लगे। अंत न दिखने वाली लंबी कतार है। किसी भी कतार में खड़े हो जाएं, हम सिनेमा देख नहीं सकेंगे। मेरी उम्मीद थी कि किसी एक कतार के सामने एक परिचित आदमी का चेहरा दिखाई पड़ेगा। अचानक उसने हाथ दबाते हुए खुशी से कहा, देखो, 77 नंबर वाले फ्लैट की रमा सी नायर क्वार्टर के नज़दीक खड़ी हैं। बच गया। तुरंत टिकट की रकम देकर मैंने उसे रमा सी नायर के पास भेज दिया। रमा सी नायर की तलाश में गई पत्नी जल्दी ही वापस आई। कहती है कि वह नहीं ले सकती। क्यों? कहती कि वह किसी को टिकट लेकर नहीं देती है। मैंने पुनः बाहर देखा। लगता है कि आज काफ़ी देर पहले ही ओस गिर जाएगी। ठंडी हवा बहने लगी। सड़क के सारे धूल कण हवा के साथ उड़ने लगे हैं। हम फ्लैट पहुंचे। तब भी शाम के अनुभव को वह भूलने को तैयार नहीं थी। उसकी मुख्य मांग है कि प्रेत बाधा के शिकार बने आदमियों से उसे अविलंब बचाओ। मैंने कहा, हमारे सामने और कोई चारा नहीं है, हमें भी शहरी जीवी बनना पड़ेगा। फिर वह कॉलोनी जीवन के बारे में मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। मुझे लगा कि प्रेम बाधा वाली जगह से हम तालमेल स्थापित कर रही है। रात के वक्त हमने अधिकांश बातें अपने बारे में ही की थी। उसमें आवृत्तियाँ थी, किंतु वे उबाऊ नहीं थी। ऊब के अभाव के कारण ही हम वे दिन भूल गए। एक दिन उसने याद दिलाई, आज छुट्टी है ना, क्या आज हम सिनेमा जाएंगे? जा सकते हैं। शाम को सिनेमा जाने के लिए रवाना हुए।
तब एक आवाज़ सुनाई पड़ी। एक लॉरी उधर आकर रुक गई। एक नए परिवार का आगमन है। नीचे वाली छत पर पहुंचे। कंपाउंड की ओर जाते समय देखा कि सामने से दाढ़ी वाला एक युवक, एक युवती और दो बच्चे आ रहे हैं। मैत्री जोड़े के ख्याल से मैं रुक गया। सामने कुछ आदमी है। उसकी परवाह किए बिना मुझे धकेलते हुए पत्नी ने कहा, जल्दी चलो, सिनेमा अभी शुरू होगा। मैं उसके पीछे चलने लगा और इस तरह हम भी शहरी जीवी बन गए। इसका अनुवाद डॉक्टर आरसू ने किया है। थैंक यू सो मच।